अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 8 दिसंबर है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी और हैरत अंगेज खबरों के साथ। आज की रिपोर्ट में देखिए कौन सा मुल्क वेस्टर्न पाबंदियों को लात मारकर रूस से सीधा तेल खरीद रहा है, क्यों सऊदी अरब ने यमन की सरहद पर भारी फौज उतार दी है, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में क्रिसमस पर हमला है, खाड़ी देशों और ईरान के बीच एक बड़ा टकराव है। नाजरीन, ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये वो तूफान है जो आने वाले दिनों में दुनिया का नक्शा बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अफगानिस्तान पर अब किसी की पाबंदी नहीं। रूस से सीधा तेल खरीदकर दुनिया को एक साफ पैगाम दे दिया है। दोस्तों, आज अफगानिस्तान ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी खबर दे दी। अब कोई वेस्टर्न कंट्रोल, कोई शर्तें, कोई दबाव नहीं। तेल से भरी रूस की बड़ी ट्रेन हैरत पहुंची और समझौते में सीधे रिश्ते, सीधे कारोबार को दिखाया। इस्लामिक अमीरात के अफसरों ने साफ कहा, हम इज्जत, बराबरी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, किसी ताकत के सामने झुक करके कोई काम नहीं करेंगे। यानी अफगानिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था और विदेशी नीति खुद तय करेगा और रूस के साथ बढ़ते रिश्ते बता रहे हैं कि भविष्य में साउथ और ईस्ट के गठजोड़ वेस्टर्न सिस्टम को बाईपास करने वाले हैं। दुनिया देख रही है, जो मुल्क कल पाबंदियों में जकड़ा था, आज बिना डर, बिना रोक अपना फैसला खुद ले रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, सऊदी अरब की फौज यमन की सरहद पर अपने कबीलों को बचाने के लिए बड़ी तैनाती। दोस्तों, मिडल ईस्ट में आज हालत फिर से खतरनाक मोड़ ले रहे हैं। सऊदी अरब ने यमन की जानिब एक बड़ा फौजी काफिला भेजा है। टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल्स और सैकड़ों सिपाही सरहद के करीब पहुंच चुके हैं। खबरें यह भी बताती हैं कि यमन के वो कबीले जिन्हें सऊदी सपोर्ट करता है, वो इस वक्त यूएई बैक्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के दबाव में बुरी तरह पस्त हैं। यानी मैदान जंग वही है, लेकिन लड़ाई अपने ही लोगों के बीच है। एक तरफ कबीले और मिलिशिया जिन्हें रियाद सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ पैरामिलिट्री ग्रुप जिन्हें अबू धाबी यानी कि यूएई का पूरा बैकअप हासिल है। सवाल बड़ा है, क्या यह जंग हुतियों या बाहरी दुश्मनों के खिलाफ है, या अरब दुनिया के अंदर एक नई ताकत परस्ती शुरू हो चुकी है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, दमिश्क की सड़कों से उठी आजादी की पुकार। दोस्तों, दमिश्क में एक ही सड़क, लेकिन उसका मंजर पूरी दुनिया हिला रहा है। आज लाखों सीरियाई लोग असद हुकूमत के गिरने की सालगिरह मना रहे। झंडे, नारों और खुशियों के बीच आजादी का जश्न पूरे शबाब पर है। लोग ये कह रहे हैं कि सीरिया अब आजाद है, उसके लोग आजाद हैं और हम अपने हाथों से अपना मुस्तकबिल बनाएंगे। आज जो जोश दिख रहा है, कल और भी करोड़ों लोग सड़कों पर उतरेंगे। इस चमत्कार को याद करने के लिए नामुमकिन समझा जाता था। ये सिर्फ जश्न नहीं है, ये ऐलान है कि डर और तानाशाही का दौर खत्म और उम्मीद, एकता और खुदमुख्तारी का दौर शुरू हो चुका है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, ताइवान बयान पर चीन की सख्त नाराजगी। दोस्तों, एशिया की सियासत में आज एक नया तनाव सामने आया है। जापान ने अमेरिका से साफ कहा है कि प्रधानमंत्री साने टाइची को ताइवान पर दिए बयान के बाद खुलकर मजबूत और पब्लिक सपोर्ट दिया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टोक्यो के एम्बेसडर ने वॉशिंगटन पर जोर दिया है कि ट्रंप प्रशासन सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं, बल्कि खुले तौर पर सामने आकर टाइची के साथ खड़ा हो। अभी तक यूएस की ओर से बस इतना कहा गया है कि वॉशिंगटन हैज हर बैक, लेकिन सीधे, साफ और कड़ी पब्लिक स्टेटमेंट ना होने से जापान परेशान है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में एक बड़ा हमला। दोस्तों, तुर्की के इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से आज एक बहुत परेशान करने वाली खबर सामने आई है। क्रिसमस ट्री सजाने वाले स्टूडेंट्स के एक ग्रुप पर खुद को इस्लामिस्ट कहने वाले लोगों ने अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने नारों में कहा, तुर्की एक मुसलमानों का मुल्क है, हम क्रिसमस नहीं मनाते,
हालांकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कहना है यह महज सांस्कृतिक सेलिब्रेशन था, किसी मजहब के खिलाफ नहीं। सोशल मीडिया पर अब बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या त्योहार मनाने की आजादी भी अब तुर्की में निशाना बन रही है? और क्या धर्म के नाम पर हिंसा और नफरत को जस्टिफाई किया जा सकता है? यूनिवर्सिटी ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन दुनिया देख रही है कि तुर्की में समाज के अंदर टकराव कहां तक पहुंच चुका है। वहीं आप छठी खबर देखिए, ईरान पर खाड़ी देशों की कड़ी निंदा। दोस्तों, खाड़ी इलाकों में आज बड़ी सियासी तनातनी बढ़ गई है। जीसीसी यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने ईरान के हालिया बयानों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बहरीन की संप्रभुता, यूएई के 3 जंजीरों ग्रेटर तुम्ब, लेजर तुम्ब और अबू मूसा द्वारा ईरान के दावे बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जेसीसी के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बुदेवी ने बयान दिया, ईरान के इल्जाम झूठे, गलत और गुड नेबरल रिलेशंस बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह रवैया उसी तरह से है जैसे जून में कतर पर हमला किया गया था और यह कदम जीसीसी की उस कोशिश को भी नुकसान पहुंचा रहा है जिसमें हम ईरान के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जीसीसी का साफ पैगाम है, इलाके में अमन, डायलॉग और डिप्लोमेसी चाहिए, लेकिन हमारी सरजमीन, हमारी हद और हमारे तेल के हक पर कोई सवाल नहीं चलेगा। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, गजा में जंग खत्म करने की दूसरी स्टेज शुरू होने वाली है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में आज एक अहम बयान आया है। इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अमेरिका की स्पॉन्सर्ड गजा सीजफायर प्लान की दूसरी स्टेज बहुत जल्द शुरू होने वाली है। पहली स्टेज 10 अक्टूबर से लागू है, जिसमें जंग रुकी और हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को उठाए गए तमाम बंधकों को छोड़ने का वादा किया था। अब सिर्फ एक इजरायली पुलिस ऑफिसर की बॉडी बाकी है। दूसरी स्टेज सबसे मुश्किल हमें बताती है कि हमास का डिसआर्मिंग, एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी की स्थापना और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती होगी। नेतन्याहू ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्जे से मुलाकात के बाद कहा कि यह स्टेज मुश्किल है लेकिन बहुत जल्द शुरू होगी। उन्होंने यह भी बताया कि दिसंबर में वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और इस मुलाकात में मौके अमन यानी क्षेत्र में अमन के नए विकल्पों पर बातचीत होगी। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, सूडान में नन्हे बच्चों पर ड्रोन हमला। दोस्तों, सूडान के साउथ कर्डफोन से आज दिल दहला देने वाली खबर आई है। आर्मी के कंट्रोल वाले शहर कलोगी में पर पैरामिलिट्री ड्रोन अटैक हुआ और निशाना क्या था? सबसे पहले किंडरगार्टन, फिर अस्पताल और तीसरी बार तब हमला जब लोग बच्चों को बचाने भागे। स्थानीय अफसरों के मुताबिक कम से कम 80 लोग मारे गए हैं, जिनमें महज 40 मासूम बच्चे शामिल हैं। अफ्रीकी यूनियन कहती है कि मौतों का आंकड़ा 100 से अधिक है और यूएनएसआई ने साफ कहा कि स्कूलों में बच्चों को मारना इंसानियत और बच्चों के हक की सबसे बड़ी तौहीन है। आरएसएफ और उनके सहयोगी एसपीएलएमएन ने पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस जंग में सच, तफसीलें और गवाही सब ड्रोन हमलों के धुएं में खोता जा रहा है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, इजराइल को सुधार की जरूरत। दोस्तों, कतर के दोहा फोरम में सऊदी अरब ने आज बहुत सख्त और साफ मैसेज दे दिया। सऊदी विदेश मंत्रालय के सीनियर डिप्लोमेट मनाल रदवान ने कहा कि रिफॉर्म की जरूरत फलस्तीनी अथॉरिटी को नहीं, असल में इजरायली हुकूमत को है। उन्होंने बताया कि फलस्तीन पिछले 30 साल से सुधार कर रहा है और राष्ट्रपति महमूद अब्बास खुद रिफॉर्म प्लान पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब हर दिन पीए के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ा रहा है, लेकिन असली बाधा कहां है? मनाल रदवान ने कहा कि इजराइल की हुकूमत 2 रियासती हल के खिलाफ है और उसके कई अफसर फलस्तीनियों, अरबों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काते हैं। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, अमेरिकी दूत का बड़ा बयान। दोस्तों, कतर के दोहा फोरम में आज अमेरिका ने खुद अपनी मिडिल ईस्ट पॉलिसी की सबसे बड़ी नाकामी स्वीकार कर ली। अमेरिका के सीरिया के लिए खास दूत टॉम बराक ने साइकिस पीको एग्रीमेंट से लेकर आज तक वेस्ट बैंक, मिडिल ईस्ट पर सारे फैसले गलत थे और दुनिया आज भी उन गलतियों के नतीजों में जी रही है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया को लेकर हर फैसला गहरी स्टडी के बाद लिया और उन्हें लगा कि राष्ट्रपति बशर अल असद को एक मौका देना जरूरी था। बराक ने यह भी कहा कि सीरिया में जो कामयाबियां हासिल हुई वो काबिले तारीफ है, उन्हें सपोर्ट और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और एक और अहम बात, उन्होंने साफ कहा कि वॉशिंगटन में ईरान में 2 बार रिजिम चेंज आजमाया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।